हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। मेरा नाम है अताइजुल जलाल ए द फिल्मी भाईजान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टर्मिनेटर मूवीज की टाइमलाइन की, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग है। टर्मिनेटर मूवीज साईफाई और टाइम ट्रैवल के जॉनरा से रिलेटेड हैं, तो इस वीडियो को देखकर आपकी टर्मिनेटर मूवीज को लेकर जितनी भी कंफ्यूजन है वो सब इसी वीडियो में आज मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो के लास्ट पर आप सबके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। I'll be back. तो इस साईफाई फिल्म सीरीज के पहले इवेंट्स होते हैं टर्मिनेटर 1 में, जो कि 1984 में रिलीज हुई थी। स्टोरी स्टार्ट होती है किसी रेस्टोरेंट की एक वेटरेस से जिसका नाम सारा कॉर्नर है। सारा अभी ये नहीं जानती कि वो आगे चलकर इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी को मशीनों से बचाएगी। 29 अगस्त 1997 को एक कंप्यूटर नेटवर्क स्काईनेट कुछ मशीन्स के साथ इंसानों पर अटैक कर देता है, जिसको फिल्म में अक्सर दी जजमेंट डे का भी नाम दिया जाता है, जिस दिन वो अटैक करके इंसानियत को तबाह कर देगा। और फ्यूचर में स्काईनेट से लड़ने और इंसानों के बचाने के लिए जो इंसान लीड कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि जॉन कॉर्नर होता है, जो कि सारा कॉर्नर का ही बेटा है। जॉन कॉर्नर फ्यूचर में एक ग्रुप को लीड करता है जिसका नेम द रेजिस्टेंस है। जॉन कॉर्नर को कभी भी नया जन्म लेने से रोकने के लिए स्काईनेट T-800 टर्मिनेटर नामी रोबोट को पास्ट में यानी 1984 में भेजता है ताकि वो सारा कॉर्नर को ही मार दे, क्योंकि सारा कॉर्नर को मार देने से जॉन कॉर्नर कभी भी जन्म नहीं ले सकेगा। सारा कॉर्नर को बचाने के लिए द रेजिस्टेंस ग्रुप फ्यूचर से काइल रीज नामी सोल्जर को भेजता है, लेकिन टर्मिनेटर रोबोट से बचते बचते और उससे लड़ते थक हार कर काइल रीज और सारा कॉर्नर आपस में धूम धड़ाका कर बैठते हैं और काइल रीज टर्मिनेटर को बॉम्ब से उड़ाते हुए खुद भी मारा जाता है। लेकिन सारा ही रोबोट को हाइड्रोलिक प्रेस में क्रश कर देती है और उसको खुद ही मारती है, लेकिन काइल रीज मरने से पहले सारा कॉर्नर की कोख में बच्चा छोड़ जाता है। ये बच्चा और कोई नहीं, बड़ा होकर यही जॉन कॉर्नर बनता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इससे एक और मिस्टीरियस किस्म का एक पैराडॉक्स जन्म ले लेता है। इस सब के बाद जॉन कॉर्नर फ्यूचर में एग्जिस्ट कैसे करता है, जबकि रेजिस्टेंस की तरफ से आने वाला जो सोल्जर है वही जॉन कॉर्नर का बाप है। तो ये स्टोरी और टाइमलाइन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। इसके बाद के अगले इवेंट्स होते हैं 1991 में आई हुई टर्मिनेटर 2 में। इसमें हमें 1995 के इवेंट्स दिखाए जाते हैं। तो साल है 1995। तो टर्मिनेटर 1 में जो इवेंट्स हुए थे उसके मुताबिक 1997 को जजमेंट डे होना था और अब उसको आने में सिर्फ 2 साल बाकी हैं। जॉन कॉर्नर अब एक टीनेजर है और अपनी माँ के साथ नहीं रहता, बल्कि उसकी माँ किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। स्काईनेट इस दफा साल 2029 से लिक्विड मेटल वाला T-1000 टर्मिनेटर भेजता है ताकि वो जॉन कॉर्नर को खत्म कर सके। और रेजिस्टेंस नाम का ग्रुप जो कि फ्यूचर में स्काईनेट के साथ लड़ रहा है, वो जॉन कॉर्नर को बचाने के लिए एक रीप्रोग्राम्ड T-800 भेजता है, जो कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वाला ही रोबोट है। सारा हॉस्पिटल से भाग खड़ी होती है और जाकर जॉन कॉर्नर को मिलती है और T-800 से मिलने के बाद वो ये रियलाइज करती है कि स्काईनेट को जिसने बनाया है वो कोई साइबरटाइन कंपनी में काम करने वाला कोई सिस्टम इंजीनियर है जिसका नाम माइल्स टाइसन है। माइल्स टाइसन ही है जो कि फ्यूचर में जाकर स्काईनेट को क्रिएट करता है। टर्मिनेटर 1 के इवेंट्स को फॉलो करते हुए साइबरटाइन कंपनी को पहले आए हुए T-800 नामी रोबोट उसकी आर्म इनके पास सेफ में मौजूद थी, जिसको वो रिवर्स इंजीनियर करना चाहते थे। इसी दौरान जब माइल्स टाइसन सारी सिचुएशन को रियलाइज करता है कि इस फ्यूचर में जाकर वो ही स्काईनेट को डिजाइन करेगा और क्रिएट कर देगा, जो कि इंसानियत का खात्मा करने पर तुल जाएगी, तो वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने आप को और अपनी पूरी की पूरी लैब को बॉम्ब से उड़ा देगा। अपने आप को वो बॉम्ब से उड़ाकर उस लैब को भी तबाह कर देता है। और एंड पर T-1000 जब मारा जाता है तो T-800 भी अपनी कुर्बानी दे देता है, इस डर से कि वो आगे चलकर ह्यूमैनिटी को खत्म ना कर दे या कोई और टाइमलाइन क्रिएट ना कर बैठे। पर स्टोरी को तो यहाँ पर एंड हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिस आदमी ने स्काईनेट को क्रिएट किया था वो भी मर चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होता और मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट हो जाती हैं। तो इसके बाद के इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं टर्मिनेटर 3 में। इस टाइमलाइन में सारा कॉर्नर 1997 में मर चुकी है, उसी साल जब जजमेंट डे को होना था। और इस टाइमलाइन में जॉन कॉर्नर जिंदा है और हर टाइम डरा सा रहता है कि स्काईनेट कभी भी आकर अटैक कर देगा और इंसानियत को मार देगा। इस दफा जॉन को मारने के लिए TX नामी फीमेल टर्मिनेटर को 2004 में भेजा जाता है, जिसका काम जॉन को मारना और उसके साथ साथ फ्यूचर में जो लोग स्काईनेट के लिए खतरा बनेंगे उनको भी खत्म करना है।
और पहले ही की तरह जॉन को बचाने के लिए रेजिस्टेंस नाम का ग्रुप अपने रीप्रोग्राम किए हुए टर्मिनेटर को सेंड करता है, जो कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वाला ही रोबोट है। लेकिन ये वही टर्मिनेटर है जिसने जॉन को साल 4032 में मार दिया है। लेकिन जॉन की फ्यूचर वाइफ ने इसी टर्मिनेटर को रीप्रोग्राम करके पास्ट में वापस भेजा है ताकि वो जॉन को बचा सके। पर जॉन को रियलाइज हो जाता है इस फिल्म के अंदर कि स्काईनेट और उसके जो जजमेंट डे हैं उसको बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता, और स्काईनेट जुलाई 2004 को मिसाइल फायर करके इंसानियत को मारना शुरू कर देता है। और एंड पर कुछ बच्चे कुछ लोगों के साथ ही और अपनी वाइफ के साथ वो एंड पर बच जाता है और वहां का इंचार्ज बन जाता है। इसके बाद के इवेंट्स हमें दिखाए जाते हैं टर्मिनेटर सल्वेशन 2009 में, जो कि एक अलग ही टाइमलाइन के अंदर मूवी है। इसमें टर्मिनेटर 3 के 14 साल बाद के इवेंट्स दिखाए गए हैं, जहां जॉन रेजिस्टेंस ग्रुप को अभी भी लीड कर रहा है और स्काईनेट को अब इंटरेस्ट है यंग काइल रीज में। जी हाँ, ये वही काइल रीज है जिसने सारा कॉर्नर को प्रेग्नेंट करके उसकी कोख में जॉन कॉर्नर को छोड़ दिया था। स्काईनेट को अब पता है कि यही काइल रीज कभी न कभी जाकर जॉन कॉर्नर का बाप बनेगा। लेकिन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है जब सैम वॉर्थिंगटन, जो कि अवतार मूवी में लीड रोल कर रहे थे, अपने आप को अपनी बॉडी को साइंस के नाम पर डोनेट करते हैं ताकि वो एक हाइब्रिड टर्मिनेटर में तब्दील हो सके। क्योंकि स्टोरी यहाँ से और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है और स्काईनेट को आखिर पर जॉन कॉर्नर और उसके कुछ लोग मिलकर बॉम्ब से उड़ा ही देते हैं। लेकिन फिर भी आगे की स्टोरी टर्मिनेटर जेनेसिस 2015 में हमें दिखाई जाती है। अब साल है 2029, जब सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। जॉन कॉर्नर काइरीज को पास्ट में साल 1957 में सेंड करता है। जब काइरीज पास्ट में पहुंचता है तो पास्ट में सारा स्काईनेट वगैरह के बारे में सब कुछ जानती है और टर्मिनेटर T-100 के बारे में भी जानती है, जिसको 1984 में आई टर्मिनेटर 1 में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ये टाइमलाइन बहुत ही ज़्यादा अजीब है क्योंकि स्काईनेट ने इस टाइमलाइन में टर्मिनेटर T-100 को 1973 में ही भेज दिया था ताकि वो 7 साल की सारा कॉर्नर को जाकर मार दे, और उसको बचाने के लिए रीप्रोग्राम्ड टर्मिनेटर को भेज दिया गया था, जिसने जाकर सारा कॉर्नर, जो कि 7 साल की ही थी, उसको उसने बचा लिया। और तब से लेके अब तक सारा कॉर्नर और ये रीप्रोग्राम्ड टर्मिनेटर स्काईनेट के खिलाफ लड़ने में तैयारी कर रहे हैं। इस सब के चलते काइल रीज सारा को समझाने की कोशिश करता है कि जजमेंट डे इस दफा 1997 में नहीं बल्कि 2017 में आएगा। वेल, इस फिल्म में स्काईनेट ही जेनेसिस है और ये लोग प्लान करते हैं कि हमें फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करते हुए स्काईनेट से जाकर लड़ना होगा और हमें यहाँ जो सबको खत्म कर सकते हैं। और इसके बाद के हमें इवेंट्स दिखाए जाते हैं द टर्मिनेटर डार्क फेट, जो कि 2019 में रिलीज की गई थी। वेल, जैसा कि नाम से ही काफी है, ये फिल्म एक टाइप का रीबूट ही है जो ओरिजिनल सारा कॉर्नर को इन्वॉल्व करता है और ये फिल्म दरअसल 3rd चैप्टर है। इस फिल्म के इवेंट्स पहली 2 मूवीज टर्मिनेटर 1 और 2 के 27 साल बाद के हैं। स्काईनेट ने इस दफा फिर एक लिक्विफाइड मेटल वाला टर्मिनेटर सेंड किया है जो कि फीमेल साइबोर्ग, जिसका नाम ग्रेस है, को मारने आया है और डैनी रामोस को मारना चाहता है। डैनी रामोस, जो कि फ्यूचर में जॉन कॉर्नर की जगह रेजिस्टेंस नाम के ग्रुप को लीड कर रही है। इस फिल्म में है बूढ़ी और बैड एस सारा कॉर्नर, जो कि अब बहुत ही ज्यादा फाइटिंग मशीन में तब्दील हो चुकी है। और हमें दिखाया जाता है बूढ़ा टर्मिनेटर, जो कि टर्मिनेटर 2 फिल्म के इवेंट्स के बाद छोटे जॉन कॉर्नर को मारकर इंसानों जैसी लाइफ जीने लगता है। वेल, ये फिल्म बहुत ही ज्यादा कमाल और फाइटिंग से भरपूर है। वेल, आज की अनाउंसमेंट करते हैं। अब से जो कोई भी आप में से अच्छा कोई कमेंट करेगा तो उसको अगली वीडियो में मैं शार्ट आउट दिया करूंगा। तो आपको टर्मिनेटर फिल्म सीरीज में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिल्मी भाईजान मूवीज एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब मार दें, अगर अभी तक नहीं किया तो यार लाइक और शेयर भी कर दें। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूंगा। टिल देन, बाय। Cannot give you back your homes or restore your dead to life, but perhaps I can give you justice in the name of our King.